नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विस्टा चैनल। आइए आज हम सीटेट जो 2024 का 21 जनवरी को पेपर हुआ है उसका पार्ट 3 है सामाजिक अध्ययन, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, एक कथन है और उसका कारण दिया हुआ है। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। 1960 में बांटा गया था, सही है। 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी व हिंदी वालों के लिए। ये भी कथन सही है कि 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता है क्योंकि दोनों कथन अपने अपने में स्वतंत्र रूप से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं? एक तो भौगोलिक सामीप्य, ऊपर भारत का अगर वाला रीजन देखोगे ये जो है, और यहाँ पे तिब्बत वाला रीजन भौगोलिक सामीप्य हो सकता है। यहाँ पर धार्मिक समानता, बौद्ध यहाँ भी हमारे लद्दाख में भी बौद्ध है और तिब्बत में भी बौद्ध, जैसे दलाई लामा को आप जानते हैं बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये धार्मिक समानता भी हो सकती है और भाषाई समानता भी हो सकती है। लेकिन अगर देखेंगे आप समान भोजन, ये कोई लॉजिक नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मीन्स हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। हाँ दोस्तों, ये करेक्ट है क्योंकि सामाजिक जो विशेषाधिकार मिले हुए थे ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मिले हुए थे, ये जन्म के आधार पर दिए गए थे। तो लोगों ने 7वीं शताब्दी में इस पर सवाल उठाने शुरू किए कि जो सामाजिक विशेषाधिकार हैं कोई जन्म से नहीं मिलते हैं, ये व्यक्ति के कर्मों के द्वारा तय होंगे। तो इस पर लोगों ने सवाल उठाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जो है उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पृथ्वी पर वायुमंडल विद्यमान है, जबकि चंद्रमा पर आप देखेंगे वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का G/6 है, ग्रेविटी, इस वजह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और भी जितने भी ग्रह हैं वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ये तो बात सही है कि उसके समय वास्तुकला काफ़ी अच्छी थी। शाहजहां के काल में उसने आगरा में ताजमहल और दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया। दूसरा कथन है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ये भी कथन सही है और इसी वजह से उसके शासनकाल को एक वास्तुकला का काफ़ी भव्य वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो दोनों कथन सही हैं और रीजन जो है वो कथन की व्याख्या सही कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौर परिवार को निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो आपको पता है हमारा सौर परिवार जो है, ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं और उल्का पिंड भी हैं और सूर्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण करना आसान होता है, गलत है बिल्कुल। पहाड़ महाक्षयित हैं, ऐसा भी नहीं है। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इस वजह से यहाँ पर रेल निर्माण कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। कथन बी है, इस काल में बंगाल की 1/3 आबादी लगभग खत्म हो गई थी। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने के वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं।
यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, अपने नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो है कर्क रेखा से ऊपर वाला वो उपोष्ण में ही आता है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वह। तो यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये तो सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। यहाँ की जलवायु भी मानसूनी प्रकार की होती है, क्योंकि भले ये उपोष्ण में आता है लेकिन हिमालय की वजह से ये रीजन जो है वो मानसूनी रीजन में माना जाता है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब बी, सी और डी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक के द्वारा की गई? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरा, ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की गई। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहाड़ियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ दी हुई हैं, जबकि आपको पता है मेहरगढ़ जो है यहाँ से सबसे पहले गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ जो है एक पाकिस्तान वाले रीजन में है, और आप इसमें देखेंगे पाकिस्तान की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? मालाबार नहीं है, नीलगिरी दक्षिण भारत तमिलनाडु की हैं, और गारो हिल्स असम और मेघालय वाली हैं। इसमें जो आप देखेंगे सुलेमान और किरथर हिल्स जो हैं ये पाकिस्तान के रीजन में पड़ती हैं, तो इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है 78% है, जबकि ऑक्सीजन जो है 20.9% जो है ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। दूसरा है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, जबकि आपने देखा वेद समाज की स्थापना 1864 में ही हो गई थी। इस वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आर्य समाज तो 1875 में अर्थात उसके बाद गठित होता है, तो इस वजह से ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। ए सही है किंतु बी गलत है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? तो पुरुषों की जो रखी गई थी, पुरुषों के लिए 21 वर्ष, जबकि महिलाओं के लिए ये 18 वर्ष रखी गई थी। अगर वहीं आप इसी समय शारदा एक्ट भी पारित हुआ था। शारदा एक्ट में फीमेल के लिए ये 14 वर्ष, जबकि मेल के लिए 18 वर्ष शारदा में रखी गई थी। और बाल विवाह अधिनियम में ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, 21 वर्ष और 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो आपको पता है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, जो कि भारत और बांग्लादेश में गंगा के मैदानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी है, और इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अब इन दोनों में से आप देख लेंगे कि बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में उच्च तापमान होता है या नहीं, अर्थात ए और डी दोनों होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। ए और डी अर्थात बी और सी में देखते हैं, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की। आप दोस्तों देखेंगे ऑप्शन डी में है भारी वर्षा, जबकि इस ऑप्शन सी में लिखा हुआ है निम्न वर्षा। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, सी और डी। इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। बेसिकली 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक जूट को तापमान की ज़रूरत होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो दोस्तों आपको पता है पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इस वजह से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। जैसे आप देखेंगे ये कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, इसी के बीच में सूर्य रहता है। सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस वजह से ये क्षेत्र ज़्यादा सूर्य की ऊष्मा ग्रहण करता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये पृथ्वी पर जितने भी स्थान हैं, भौगोलिक स्थान हैं, उनको ढूंढने में काफ़ी सहायता करती हैं। इस वजह से इनका महत्व है। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने में काफ़ी महत्व रखती हैं ये, जैसे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, ऐसी विभिन्न देशों का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। इसके आधार पर आप किसी भी देश के ढूंढने में सहायता मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA के नाम से जानते हैं, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, फिर बाद में से चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशलिस्ट वर्ड ऐड करके इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन पूछ रहा है सही नहीं है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसका स्थापना हुआ। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों आपको पता है इसकी स्थापना दिल्ली में हुई, और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधी हैं। ये पंजाब के अमृतसर बोल रहा है, जबकि यहाँ पे फिरोजशाह कोटला दिल्ली बोल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन तीसरा गलत है, अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथन ए है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालबारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये दोनों ही कथन सही है। ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के लिए संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतत पोषणीय का मीन्स होता है आप संसाधनों का प्रयोग करके साथ साथ संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ उनका विकास भी करते रहें, उनकी हानि ना पहुंचाएं। इसे बोलते हैं सतत विकास। तो आपको पता है संसाधनों की खपत को घटाना, आप अगर संसाधनों को कम यूज करेंगे तो ये भी सतत पोषणीय विकास में सहायता करेगा। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं दोस्तों, यही गलत है कि संसाधनों का अनुचित प्रयोग ना किया जाए, मतलब उसके उपयोग में वृद्धि ना की जाए। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है गलत है। संसाधनों के खपत को घटाना, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें पूछा गया है कि सहायता करता है, तो संसाधनों की खपत को घटाना ये सहायता करता है, लेकिन बी ये गलत है, ये सहायता नहीं करता है। संसाधनों का पुनः चक्रण करेंगे तो सतत पोषणीय विकास में बिल्कुल सहायता मिलेगी। और वस्तुओं के पुनः उपयोग करेंगे, जैसे कपड़े हुए, इस तरीके से वस्तुओं के पुनः उपयोग से आप सतत पोषणीय विकास में सहायता करेंगे। ये भी ऑप्शन सही है। तो ए, सी और डी करेक्ट ऑप्शन है। ए, सी, डी पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नेक्स्ट है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? दोस्तों जब तक आपके पास किसी भी वस्तु को प्रयोग करने के लिए कोई तकनीक नहीं होगी, उसकी उपयोगिता नहीं होगी, तब तक वह वस्तु संसाधन नहीं है। अर्थात उपयोगिता और अगर आपके पास प्रयोज्यता है, जैसे पहले जो यूरेनियम था, यूरेनियम खनिज भारत के लिए बिल्कुल बेकार था, लेकिन जब परमाणु बम की खोज की गई और परमाणु तकनीकी की खोज होती है, तब इसका यूरेनियम का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है और एक ये संसाधन के रूप में उभर कर सामने आता है, जिससे आजकल नाभिकीय ऊर्जा बनाई जा रही है यूरेनियम के द्वारा। तो इसी से आप समझ सकते हैं उसकी उपयोगिता से उसे संसाधन डिक्लेयर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, पहला गलत है। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ये भी सही है। और यहाँ कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, ये भी सही ऑप्शन है क्योंकि घास के मैदानों में वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसीलिए इनको घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी भी है करेक्ट, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन डी इस क्षेत्र में गलत है। इस वजह से ऑप्शन दूसरा सही होगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलती हैं संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं। इनको कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं। तो दोस्तों हमने अभी सामाजिक अध्ययन का ये पेपर हल किया।
आने वाली वीडियो में हम CTET का पूरा विस्तार से सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो कमेंट करके बताइए ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। धन्यवाद।